गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं एके इंग्लिश करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं पटना की तरफ से आज फिर आपके लिए एयरफोर्स नेवी का अगला सेट लेकर के आया हूं। फिर प्रीवियस सेट्स के तरह ही मैं यही कहूंगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स इस टेस्ट को लिए हैं वो आएँ, ऑनलाइन जुड़ें, अपना डिस्कशन सुन लें, आपको आंसर भी मिल जाएगा और सारा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। जो यहाँ के नहीं हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। करतार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। आप वहाँ पे सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन, सारा ऑप्शंस रहता है यहाँ स्क्रीन पे, सारा रिकॉर्डेड रहता है। मेरा साउंड रहेगा बैकग्राउंड में, मैं साइड होके बोलता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस बढ़िया से देख सको। तो सारा सॉल्यूशन भी आप सुन पाओगे और सारा आंसर भी देख पाओगे। तो जो यहाँ के हैं और जो नहीं है दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। तो आओ शुरू करते हैं सेशन। मॉडल सेट 5 एयरफोर्स नेवी का इंग्लिश का पेपर है। ये शुरुआत हुआ है इसमें दोस्त कॉम्प्रिहेंशन से। तो मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आपको सुनाता हूं कि स्टोरी एक्चुअली कह क्या रहा है, उसके बाद खुद ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ बहुत आसानी से। देखो मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान देना। एजुकेशनल रिफॉर्म्स मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी। मतलब एजुकेशनल रिफॉर्म को, एजुकेशनल रिफॉर्म मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी रिफॉर्म्स होता है, रिफॉर्म मतलब पुनर्निर्माण करने के लिए जो भी और ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए जो भी काम करना पड़ता है, जो भी एक्शन लेना पड़ता है, उसी को रिफॉर्म कहा जाता है ना। तो शिक्षा से रिलेटेड जितना भी रिफॉर्म्स होगा, जितने भी अच्छे काम होंगे, मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी, उसको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। किसके साथ? अलॉन्ग विथ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वित्तीय मतलब मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड रिफॉर्म्स को एजुकेशनल रिफॉर्म्स के साथ रखना चाहिए। इफ बोथ आर परस्यूड साइमल्टेनियसली, अगर दोनों को साथ साथ किया जाता है, द कंट्री विल लीप फॉरवर्ड, तब क्या होगा? हमारा देश आगे बढ़ेगा। कब आगे बढ़ेगा? जब एजुकेशनल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दोनों को साथ में लेके चला जाएगा। फाइनेंशियल, दोनों का कहने का क्या मतलब हुआ स्टेटमेंट का? ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ शिक्षा का बढ़ावा दीजिएगा आप और शिक्षा महंगी होती जाएगी, किताबें महंगी हो जाएगी, इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े हैं महंगे हो जाएंगे, सरकार के तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो कितना भी अच्छा आप एजुकेशन सिस्टम बना दो, लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे भाई। इसलिए क्या करना चाहिए? एजुकेशनल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। और कह रहा है ऑथर कि अगर दोनों को साथ में लेकर के चले तो तय है कि देश आगे बढ़ेगा। द कंट्री विल लीप फॉरवर्ड। अ पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन दीज लाइन्स, इन सब बातों को लेकर, ऑन दीज लाइन्स मतलब जो ये लाइन्स दिखाए गए हैं, सुझाए गए हैं, जो बातें बताई गई है, उन सब बातों को लेकर अ पॉलिसी अनाउंसमेंट, एक पॉलिसी की अनाउंसमेंट, घोषणा, विल बी द बेस्ट गिफ्ट, सबसे अच्छा गिफ्ट रहेगा। किसके लिए? टू द पीपल इन इंडियाज 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत के लोगों के लिए। भारत का जो 50वां साल है इंडिपेंडेंस का, भारत के स्वतंत्रता का जो 50वां साल है, मतलब पुरानी कहानी कह रहा है। भारत को आज़ाद हुए जो 50 साल हुए थे, उस समय का ये उठाया हुआ कहानी है, एग्जर्प्ट है, हिस्सा है कहानी का, जिसमें कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजुकेशनल रिफॉर्म्स के साथ रहना चाहिए। अगर ये दोनों साथ मिलकर के चलाया जाए, दोनों को साथ साथ ऊपर लेकर के चला जाए तो क्या होगा? देश बहुत आगे बढ़ेगा। और देश की आज़ादी के 50वें साल में देश की जनता को इसी से रिलेटेड, इकोनॉमिक रिफॉर्म और एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड एक घोषणा से ज्यादा बड़ा और तोहफा क्या हो सकता है? स्कूल एजुकेशन कुड बी मेड कंपलसरी। अब क्या कह रहा है आगे का सजेशन कि स्कूल एजुकेशन मतलब स्कूली शिक्षा को कंपलसरी, अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिना किसी चार्ज के, बिना कोई पैसा लगे हुए होना चाहिए। कहाँ पे? इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, ग्रामीण और कम शहरी, छोटे शहरी जगहों पे।
and subsidized in urban and metropolitan areas। और जो बड़े शहरी क्षेत्र हैं कंप्लीट शहर कहलाने लायक हो गए हैं वैसे, और जो मेट्रो सिटी हैं जो महानगर हैं उसमें क्या होना चाहिए, सब्सिडाइज्ड होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा रियायती दर पे अवेलेबल होना चाहिए, कम पैसों पे अवेलेबल होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है ये फिर से सुन लो कि स्कूली शिक्षा को देहाती और छोटे छोटे शहर जो होते हैं कस्बे, उन सब जगहों पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए, जबकि शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में इसको रियायती किफायती कम पैसा में हो जाए ऐसा करना चाहिए। इफ दिस पॉलिसी इज परस्यूड, ऐसा पॉलिसी अगर बनाया जाता है, इंडियंस इन द फ्यूचर विल एक्वायर perception of living, Indians in future will acquire Indians in the future will acquire perception of living and develop self-confidence with faith in their abilities leading to character development। अगर ऐसा किया जाता है तो भारतीयों की आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके दिमाग में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का बात पैदा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और अपनी शक्तियों, अपनी क्षमताओं, अपने अंदर के ताकत पे विश्वास होगा जो आगे जाके उनका कैरेक्टर को डेवलप करेगा। ये लाइन कहने का क्या मतलब है कि अगर आप ये कर देते हैं तो मान लीजिए कि हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें काबिलियत होती है, क्षमता होती है कि मैं ये काम कर सकता हूं अगर मुझे मौका मिले तो, लेकिन पैसों की कमी के चलते, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते, स्कूल कॉलेज नहीं होने या बहुत दूर होने के चलते वो इंटरेस्ट नहीं ले पाता है, चाहते हुए अपने मन को दबा लेता है कि भाई मेरे से संभव ही नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन अगर ये बात कर दी गई, अगर ये सिस्टम लगा दिया गया, तब कह रहा है कि आगे आने वाली भारत की जो पीढ़ी होगी, फ्यूचर की पीढ़ी, वो अपने क्षमताओं पे विश्वास कर सकेगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकेगी और अपना कैरेक्टर को डेवलप कर सकेगी, ताकि सब जब डेवलपमेंट होगा तो सब मिला के उसके कॉन्फिडेंस, उसका कैरेक्टर और उसका बिहेवियर का डेवलपमेंट हमारे कंट्री को आगे लेके जाएगा। ठीक है ना, ये छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन था। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं दोस्त, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एजुकेशनल रिफॉर्म शुड बी, पहला ही लाइन में लिखा हुआ था ना कि एजुकेशनल रिफॉर्म को इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ लेके अगर चला जाए तो सबसे बेहतर होगा। तो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म शुड बी गिवन प्रायोरिटी, हाँ ये तो लिखा हुआ है। फिर है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये नहीं लिखा हुआ है कि एजुकेशनल रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म पे आधारित होना चाहिए। परस्यूड साइमल्टेनियसली, किसके साथ, ये आधा बात लिखा हुआ है और पूरा बात कहाँ है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 में, गिवन प्रायोरिटी along with इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्या होगा, एजुकेशनल रिफॉर्म शुड बी गिवन प्रायोरिटी along with इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या है, एजुकेशनल रिफॉर्म को इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ ही साथ दोनों को पैरेलली, दोनों को एक साथ रख के प्राथमिकता दिया जाना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड। एंड मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द क्वेश्चन से, लेट अस सी। ये कह रहा है मेरे दोस्त, द कंट्री विल लीप फॉरवर्ड, कब लिखा हुआ था, दूसरे लाइन में आप पढ़ना, लिखा हुआ था कि व्हेन द कंट्री विल लीप फॉरवर्ड, जब एजुकेशनल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दोनों को साइमल्टेनियसली परस्यू किया जाए, दोनों को एक साथ लेके चला जाए, देन इट इज सर्टेन दैट आवर कंट्री विल लीप फॉरवर्ड। तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओ आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, इफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर परस्यूड साइमल्टेनियसली, ऑप्शन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन बोलता है व्हेन विल अ पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन दीज लाइंस बी द बेस्ट गिफ्ट टू द पीपल, कब ये वाला पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया जाएगा जो पीपल के लिए बेस्ट गिफ्ट हो जाएगा, भारत के लोगों के लिए। क्लियरली लिखा हुआ था ना, इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस।
अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा कह रहा है दोस्त, व्हाट आर द वेरियस अनाउंसमेंट टू बी मेड, क्या अलग अलग तरह के अनाउंसमेंट बनाने के लिए करने के लिए ऑथर कह रहा है कि अगर ये सारी अनाउंसमेंट्स हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और हमारी सारी आगे आने वाली पीढ़ी तरक्की करेगी। किन डेवलपमेंट्स की बात कर रहा है, किन अनाउंसमेंट्स की बात कर रहा है दोस्त? तो देखो क्या लिखा हुआ है ऑप्शन 1 में, फ्री कंपलसरी एजुकेशन। मैं खुद ही बता देता हूं, आप ऑप्शन देखना। देखो क्या लिखा हुआ था कि देहाती और छोटे शहरों, है ना, कस्बों में और देहात में, छोटे शहरों और देहात में एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री कर देना चाहिए, और शहर और महानगर में कंपलसरी और सब्सिडाइज्ड। कंपलसरी तो दोनों जगह रहे, लेकिन कस्बों और देहातों में फ्री होना चाहिए, और मेट्रो सिटीज और अर्बन क्षेत्र जो होते हैं, मतलब शहर और महानगर क्षेत्रों में सब्सिडाइज्ड माने कम रेट पे होना चाहिए, यही लिख रहा है। अब देख लो आप ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, फ्री कंपलसरी स्कूल एजुकेशन इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज, बिल्कुल सही बात है। कंपलसरी सब्सिडाइज्ड स्कूल एजुकेशन इन अर्बन एरियाज, ये भी सही बात है। कंपलसरी सब्सिडाइज्ड स्कूल एजुकेशन इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ये भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऊपर लिखा हुआ तीनों बात सही है, एकदम आसानी से समझ जाओगे सारी चीजों को, बस ध्यान से आप समझते रहो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 ही है, बहुत ज्यादा होते नहीं है इसमें नेवी एयरफोर्स वाले सेट में, और रियल एग्जाम में भी इससे ज्यादा नहीं होता है, 20 ही सवाल होता है इंग्लिश से, उसी के पैटर्न पे हमारा सेट रहता है। बहुत आसानी से सब समझ जाओगे, सारा वर्ड मीनिंग सीख जाओगे, बस बने रहो। कह रहा है द मीनिंग ऑफ द वर्ड परसेप्शन। अब परसेप्शन मतलब क्या होता है जानते हो? शुद्ध हिंदी में परसेप्शन मतलब होता है अनुभूति। अनुभूति, अनुभूति माने क्या होता है दोस्त? किसी चीज का अनुभव, किसी चीज का अनुभव, अनुभव माने आभास, आभास माने मालूम पड़ना, है ना, उसको कहते हैं परसेप्शन। जब आपका दिमाग में किसी चीज के बारे में कोई मैटर, कोई मुद्दा, कोई भी चीज होता है, उसके बारे में कोई सोच तैयार होता है, कोई थॉट तैयार होता है, कोई सिस्टम तैयार होता है और आप फील करने लगते हो उसके बारे में, वही होता है परसेप्शन। अब क्या है देखो, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, है ना, ऑब्जर्व करना। मेथड मतलब क्या होता है दोस्त? मेथड मतलब होता है तरीका। रिसीव माने क्या होता है दोस्त? रिसीव माने होता है प्राप्त करना। और टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू माइंड, आईज एटसेट्रा, चीजों को अनुभूति माने अनुभव करके, छू के, सुन के, सूंघ के, जो दिमाग में आपका स्टोरी तैयार होता है, परसेप्शन, मीनिंग तैयार होता है, उसी को परसेप्शन बोलते हैं। तो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मित्र? देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मिटिगेट, इसका सिनोनिम ढूंढने के लिए बोल रहा है दोस्त। मिटिगेट मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? मिटिगेट मतलब होता है मेरे दोस्तों कम करना, है ना, टू लेसन, टू लेसन, कम करना, घटाना। और लेसन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखो पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है रिड्यूस। रिड्यूस माने होता है घटाना या कम करना, इंक्रीज माने होता है बढ़ाना, और डिसीव मतलब होता है मेरे दोस्त धोखा देना। ध्यान रखना, वैसे मित्रों से जो डिसीविंग नेचर के हो, जो तुमको डिसीव कर सकते हैं, माने तुमको धोखा दे सकते हैं। और एक्सप्लेन करना माने आप जानते हो व्याख्या करना होता है, एक्सप्लेन करना। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 मिटिगेट का सिनोनिम हो जाएगा रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7th नंबर क्वेश्चन है एलियन। एलियन मतलब क्या होता है? विदेशी, है ना। एलियन मतलब होता है दूसरे ग्रह या जगह या देश के प्राणी,
ठीक है ना, उसको बोलते हैं एलियन। अब कह रहा है इसका सिनोनिम ढूंढने के लिए, तो नेटिव मने तो क्या होता है, नेटिव मने होता है पड़ोसी, नेबर, आसपास का। लिमिटेड मतलब क्या होता है, बंधा हुआ। लिमिटेड मने फिक्स्ड, लिमिटेड बंधा हुआ। और नेशनल मने क्या होता है, राष्ट्रीय। और फॉरेन मने क्या होता है दोस्त, फॉरेन मने होता है विदेशी। तो क्या हो जाएगा, ये भी विदेशी, तो इसका सिनोनिम भी विदेशी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्र क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है फ्लेक्सिबल का एंटोनिम। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है दोस्त, लचीला, है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है एडजस्टेबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि जो स्टिफ नहीं हो, कड़ा नहीं हो, रिजिड नहीं हो, सख्त नहीं हो, सिचुएशन के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से बेंड कर जाता हो, बदल जाता हो, उसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल। अब इसका उल्टा, तो जो फ्लेक्सिबल नहीं हो मतलब स्टिफ हो, जो हार्ड हो, है ना, क्या हो जाएगा, अस्टेबल मैंने तो अस्थिर होता है, ये तो उल्टा शब्द ही लिख दिया, एंटोनिम सिनोनिम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अस्ट्रेचेबल, अस्ट्रेचेबल मतलब क्या होता है, जिसको खींचा जा सके। खींचा जा सके मतलब क्या होता है कि जैसे रबर होता है, तो रबर को, कोई वस्तु जिसको खींच के उसके आकार को बढ़ाया या घटाया जा सके, उसको स्ट्रेचेबल कहते हैं। और इलास्टिक मतलब भी इसी तरह से होता है, फैलने लायक जो होता है, जो फैल सकता है अपने आकार में, जो आगे पीछे हो सकता है। और रिजिड मतलब क्या होता है दोस्त, रिजिड मतलब होता है सख्त। रिजिड मतलब होता है सख्त, रिजिड मतलब होता है कठोर, रिजिड मतलब होता है कड़ा। तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल का एंटोनिम हो जाएगा रिजिड। लचीला का उल्टा हो जाएगा कठोर या सख्त। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एंटोनिम ऑफ सेवेज। सेवेज मतलब क्या होता है जानते हो, कहता है ना बहुत सेवेज रिप्लाई दिया। सेवेज माने होता है असभ्य, सेवेज माने होता है असभ्य, अनकल्चर्ड, इलिटरेट, समझे ना, अमानवीय। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मानवीय, सभ्य, एजुकेटेड, इस तरह का होगा। तो इनह्यूमन माने होता है अमानवीय, अमानवीय, ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा। रूड मतलब भी होता है असभ्य। सिविलाइज्ड माने क्या होता है, सभ्य। और लिविंग माने होता है जिंदा। तो लिविंग को तो इसके सेवेज से और ह्यूमन और रूड से लेना देना है नहीं, तो क्या हो जाएगा, असभ्य का हो जाएगा सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड माने क्या होता है, सभ्य। असभ्य का उल्टा सभ्य। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्त, देखो कह रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग किसका, और बहुत आसान वर्ड दिया है, देख लो। स्किलफुल मैं लिख दूं SKILFUL, किधर लिखा हुआ है देख लो, SKILFUL किधर लिखा हुआ है, SKILFUL, ऑप्शन नंबर 2। आसान था बिल्कुल। 11th नंबर क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है देखो, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, वह व्यक्ति जो शराब और शराब से बना हुआ कोई भी ड्रिंक हो जिसमें शराब हो उससे दूर रहता है। एब्सटेन माने होता है दूर रहना या परहेज करना, परहेज करना, ठीक है ना, परहेज करना, इसको दोस्त बोलते हैं टीटोटॉलर, है ना। ड्रंकार्ड माने होता है पियक्कड़, पियक्कड़, है ना, बहुत ज्यादा पीने वाला, जो पी के डंप होके चले उसको ड्रंकार्ड बोलते हैं। इडियट मतलब क्या होता है, इडियट मतलब होता है बेवकूफ, है ना। और फिलोसोफर मतलब क्या होता है, दार्शनिक, दार्शनिक, ठीक है ना, क्या हो जाएगा,
टीटोटॉलर, टीटोटॉलर उसको बोलते हैं जो दारू शराब से बिल्कुल दूरी बनाए रखता है। 12th नंबर क्वेश्चन क्या होगा देख लो। एरर ढूंढने के लिए बोल रहा है, क्या लिखता है स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट कर रहा आई एम एबल टू कोप अप विथ ऑल दिस डिफिकल्टीज, मतलब मैं इन सारे समस्याओं का सामना करने में सक्षम हूं। तो टू कोप अप यहां जो लिख दिया है, तो टू कोप विथ होता है दोस्त, ये जनरल कंफ्यूजन है, बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आता है। कोप के साथ अप लगा देता है प्रीपोजिशन, जबकि कोप के साथ कुछ नहीं लगता है अप जैसा, कोप के साथ डायरेक्टली क्या लगता है विथ, ठीक है ना। अप वहां पे गलत है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 2 में टिक मारो। दूसरा नंबर गलत लिखा हुआ है, क्या गलत लिखा हुआ है, वहां पे कोप के बाद डायरेक्टली विथ आना चाहिए, तो बीच में अप लिख दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है दोस्त मेरे, कर रहा है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स माने होता है वह चीज जो आने वाला है, आने वाला है ना, प्लान्ड है ना, जिसका उम्मीद हो, जिसका उम्मीद हो, उसको क्या कहते हैं ऑन द कार्ड्स। जैसे आप किसी को कुछ प्लान बता रहे हो कि देखिए ऐसा तो आप कर ही रहे हो कि नए नए स्टाफ को हायर कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट का बहुत सारा सोर्स यूज कर रहे हो, अब ऐसा करो कुछ अलग अलग जगहों पे फ्री सेमिनार भी लगवा दो। तो अगला आदमी अगर आपको बोलता है कि दिस इज ऑल्सो ऑन माई कार्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी मेरे लिस्ट में शामिल है, पहले ये सब कर लेते हैं फिर उसको करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ऑन द कार्ड्स का सही फ्रेज का मीनिंग क्या होगा, इम्पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल माने असंभव है, यहाँ तो आने वाला है, उम्मीद है माने संभव है। शॉकिंग मतलब ऐसा हो जो आप जिसको सुन के जिसको देख के आपको शौक लगे, झटका लगे, झटका देने वाला, ये भी नहीं होगा। एविडेंट माने जो प्रत्यक्ष हो नहीं, एंटिसिपेटेड जिसकी उम्मीद की जा रही है, जो एक्सपेक्टेड है, जो आने वाला है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑन द कार्ड्स का सही मीनिंग हो जाएगा एंटिसिपेटेड। भाई मेरे एविडेंट से कंफ्यूज मत करना, एविडेंट माने होता है प्रत्यक्ष, माने जो अप्रत्यक्ष, जो सामने नजर के सामने नहीं होता है, जो जानकारी में नहीं होता है, वो अचानक से जानकारी में आता है, तो एविडेंट कहते हैं उसको। या कोई भी दो चीजों को जब कोरिलेट करके कहोगे कि देखो अगर ये है तो ऐसा तो होना ही चाहिए, तो वो होता है एविडेंट, उसका मतलब होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष। और एंटिसिपेटेड का मतलब होता है जो प्लान में, जो योजना में, जो हमारे मन में, जो हमारे लिस्ट में है, निश्चित है कि वो आएगा ही आएगा, भले अभी नहीं है कुछ समय बाद, उसको एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, पैसिव वॉइस बनाने के लिए कह रहा है। तो ये वी हो गया सब्जेक्ट और दीज प्रॉब्लम्स हो गया ऑब्जेक्ट, दीज प्रॉब्लम्स हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा बायस और शुरुआत में हो जाएगा दीज प्रॉब्लम्स, होगा ना। तो दीज प्रॉब्लम्स तो सब में लिखा हुआ है, अब बायस भी सब में लिखा हुआ है, लेकिन एक बात का ध्यान देना कि बाय अस और विथ दोनों साथ में लगाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डिल्ट के साथ विथ रहता है हमेशा प्रीपोजिशन साथ में, ठीक है ना। तो डिल्ट विथ मतलब किसी को सॉल्व किया जाना, जनरली प्रॉब्लम के साथ लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, मैं बना दूं दीज प्रॉब्लम्स, ये ऑब्जेक्ट था तो अभी सब्जेक्ट बन गया। अब मस्ट है, मस्ट मोडाल्स में आता है ना दोस्त, तो प्रीवियस क्लास में भी मैं आपको बताया था क्या कि जो मोडाल्स होते हैं उनका एक्टिव वॉइस क्या होता है, मोडाल्स, मोडाल्स प्लस V1, और पैसिव क्या होता है, इसी मोडाल्स में B प्लस V3। यहाँ मस्ट लगा हुआ है ना, और ये सब्जेक्ट हो गया दीज प्रॉब्लम्स। मैं साफ साफ लिख देता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, दीज प्रॉब्लम्स,
ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो क्या बनेगा पैसिव वॉइस में, मस्ट बी, और उसके बाद V3 चाहिए, तो डील का DEALT, ठीक है, मस्ट बी डिल्ट। अब डिल्ट के साथ क्या लगता है, विथ। अब यहाँ पे नाव बीच में लगाया हुआ है ना दोस्त, तो आप भी बीच में नाव लगा दो, तो यहाँ पे बीच में नाव लगा दिए। और उसके बाद क्या है, वी, तो वी बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, बाय अस। पूरा स्टेटमेंट को पढ़ के आप खुद ही आंसर मार सकते हो कौन सा होगा, क्या हो जाएगा, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डेल्ट विथ बाय अस। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डिल्ट, किधर गया, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डिल्ट विथ बाय अस। ऑप्शन नंबर 1 में ही तो लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है ना। 15th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे। इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है गुरु, व्हाई लगा हुआ है यहाँ पे, इंटरोगेटिव सेंटेंस अंदर लिखा हुआ है ना, तो सेड टू किस में हो जाएगा, आस्क्ड में, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब जो WH से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव होता है, तो उसमें जो इन्वर्टेड कोमा रिलीज किया जाता है, वहां पे WH का WH ही रह जाता है, तो हो जाएगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई, किस में लिखा हुआ है, यहां पे देखो दैट व्हाई है, तीसरा तो कट गया, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई। अब क्या होता है दोस्त, अंदर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है वो अफर्मेटिव में हो जाता है जब इनडायरेक्ट करते हैं। तो अफर्मेटिव होने का क्या मतलब हुआ, इंटरोगेटिव में होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट को पहले आगे कर देंगे, तो वाई के साथ आगे क्या लग जाएगा, यू, किसके लिए आया हुआ है, स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट के लिए क्या लिखेगा, ही लिखिएगा सब्जेक्ट में। अब वेयर लिखा हुआ है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो जब इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या ले लेगा, हैड बीन। तो टोटल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा गुरु, बन जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट। हैड बीन यहाँ पे है, यहाँ पे है हैड बीन एब्सेंट, ये दैट लगा हुआ था इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे वाई हैड ही बीन है इसलिए हो जाएगा, और वाई हैड बीन ही है इसलिए हो जाएगा गलत। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, 16th नंबर क्वेश्चन है द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है। तो आप जानते हो कि कंजंक्शन के रूप में अगर एज वेल एज का यूज किया जाता है तो उससे पहले जो लिखा हुआ रहता है शब्द वही सब्जेक्ट का काम करता है। ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब चेयरमैन सिंगुलर की प्लूरल सिंगुलर, तो क्या होगा, आर नहीं होगा और वेयर नहीं होगा। अब यहाँ पे टू लिखा हुआ है, तो हैज टू अगर लिखता तो उसके बाद वर्ब लिखना होता, क्या होगा, इज टू ब्लेम। अगला ऑप्शन 17th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रीट्स आर लाइटेड। जब लाइटेड लिखा हुआ रहता है तो लाइटेड के साथ हमेशा ध्यान रखना विथ यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय यूनाइटेड स्ट्रगल वी में अचीव सक्सेस। मतलब एक होके अगर हम स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यूनाइटेड यू यो से लिखा जाता है, द तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि कौन सा स्पेसिफिक यूनाइटेड स्ट्रगल का बात कर रहा है क्लियर नहीं किया हुआ है आगे जाकर स्टेटमेंट में कहीं भी। और ए एन में प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कौन सा आ रहा है, ए। यू लिखा हुआ देख के एन मत लगा देना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाला रहेगा तो उसके आगे एन रहेगा, है ना। जैसे एम एल ए, इसमें एन लगता है ना, शुरू हुआ है एम से, क्लियर।
लेकिन लिखा हुआ रहेगा यूनिक, लिखा हुआ रहेगा यूनिवर्सिटी, है ना। तो इन सब में ए लगता है क्योंकि य से शुरू होता है प्रोनाउंसिएशन। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 19th क्वेश्चन क्या होगा? 19th क्वेश्चन कह रहा है ही इज द मोस्ट जेनरस मैन, वह सबसे ज्यादा जेनरस मतलब होता है हृदय से अच्छा, जो दूसरों का मदद करने वाला हो। 10, 20, 50, 100, 1000 रुपया देने की बारी आई तो पीछे नहीं हटे। तो ही इज द मोस्ट जेनरस मैन। और क्या कर रहा है? हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से जान रहे हैं। तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि फॉर और सिंस पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, तो जनरली परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेके चलना चाहिए। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो किसी ऑप्शन में नहीं लग रहा है दोस्त, तो परफेक्ट लगा देते हैं। अब परफेक्ट में हैड नोन भी है और हैव नोन भी है, तो हैव क्यों होगा, हैड क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारा का सारा सेंस जो है वो प्रेजेंट में क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हैव नोन। 20th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर, तो फॉर के लिए पॉजिटिव कितना दिन के लिए। अब कह रहा है एडवाइस दिया है कि नहीं तुमको रेस्ट करना है, तो फ्यू और द फ्यू होगा क्योंकि नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव सेंस में आता है, और फ्यूअर नहीं होगा क्योंकि कंपैरेटिव किसी से कंपैरिजन हो नहीं रहा है कि कितना से कम कितना से नहीं कम। क्या हो जाएगा? ऑफ फ्यू डेज। तो ये हमारे 20 सवाल थे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर क्लास के तरह इस क्लास में भी मैंने सही से आपके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। फिर भी किसी तरह का डाउट होता है, आप यहाँ के अगर स्टूडेंट हो आप सेट लेके आओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। आप यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, अगर आपने वीडियो देखा, क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ो, मैं वहाँ पे जवाब दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।